इंडिगो, लुईस फिशर। जब मध्य भारत में उनके आश्रम सेवाग्राम में मैं सन 1942 में गांधी जी से पहली बार मिलने गया तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे मैंने अंग्रेजों के प्रस्थान का आग्रह करने का निश्चय किया। सन 1917 की बात थी। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के दिसंबर 1916 में होने वाले वार्षिक सम्मेलन में लखनऊ गए थे। वहाँ पर 2301 प्रतिनिधि और बहुत से दर्शक थे। कार्यवाही के दौरान गांधी जी ने बताया, किसी भी भारतीय किसान की तरह गरीब और दुबला पतला दिखने वाला एक किसान मेरे पास आया और बोला, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ और मैं चंपारण से हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ज़िले में आएं। गांधी जी ने इस स्थान के बारे में कभी नहीं सुना था। यह ऊंचे हिमालय की तराई में नेपाल राज्य के समीप था। जस्ट अ मिनट। एक पुरानी व्यवस्था के अनुसार चंपारण के किसान बटाईदार थे। राजकुमार शुक्ला उनमें से एक था। वह अनपढ़ था परंतु दृढ़ निश्चयी था। वह बिहार में जमींदारी व्यवस्था के अन्याय के बारे में शिकायत करने के लिए कांग्रेस अधिवेशन में आया था और शायद किसी ने उससे कहा था, गांधी जी से बात करो। गांधी जी ने शुक्ला से कहा कि उन्हें कानपुर में किसी से मिलना है और वह भारत के अन्य भागों में जाने के लिए भी वचनबद्ध हैं। शुक्ला हर जगह उनके साथ गया। फिर गांधी जी अहमदाबाद के पास अपने आश्रम लौट गए। शुक्ला उनके पीछे पीछे आश्रम तक आ पहुंचा। कई सप्ताह तक उसने गांधी जी का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा। तारीख निश्चित करें, उसने प्रार्थना की। बटाईदार की लगन और कहानी से प्रभावित होकर गांधी जी ने कहा, मुझे अमुक अमुक तारीख को कोलकाता में होना है, आ जाना और मुझसे मिलना और मुझे वहाँ से ले जाना। कई महीने बीत गए। जब गांधी जी आए तब शुक्ला कोलकाता में निश्चित स्थान पर कूल्हों के बल बैठा था। उसने गांधी जी के फुर्सत में आने तक प्रतीक्षा की। फिर दोनों बिहार के पटना शहर के लिए रेलगाड़ी में चढ़ गए। वहाँ शुक्ला उन्हें एक वकील के घर ले गया जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद था, जो बाद में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और भारत के राष्ट्रपति बने। राजेंद्र प्रसाद कस्बे से बाहर थे, किंतु नौकर शुक्ला को एक ऐसे गरीब किसान के रूप में जानते थे जो उनके मालिक को नील की खेती करने वाले बटाईदारों की सहायता करने के लिए बातें करके परेशान करता रहता था। इसलिए वो सेवा उसके साथ ही गांधी जी को, जिन्हें उन्होंने दूसरा किसान समझा था, आंगन पर ठहरने की अनुमति दे दी। किंतु गांधी जी को कुएं से पानी भरने की अनुमति इसलिए नहीं दी कि कहीं उनकी बाल्टी की कुछ बूंदें पूरे कुएं को गंदा ना कर दें। उन्हें कैसे पता चलता कि गांधी जी अछूत नहीं थे। शुक्ला जितनी जानकारी दे सकता था उससे ज़्यादा पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने पहले मुजफ्फरपुर जाने का फैसला लिया, जो चंपारण के रास्ते में था। अतः उन्होंने मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर जेवी
कृपलानी को एक तार टेलीग्राम भेज दिया जिनसे वे टैगोर के शांति निकेतन में मिल चुके थे। रेलगाड़ी 15 अप्रैल 1917 की मध्यरात्रि तक को पहुंची। कृपलानी छात्रों के विशाल समूह के साथ स्टेशन पर प्रतीक्षा कर रहे थे। वहां गांधी जी प्रोफेसर मलकानी के घर 2 दिन ठहरे, जो सरकारी स्कूल के अध्यापक थे। गांधी जी ने टिप्पणी की, उन दिनों एक सरकारी प्रोफेसर द्वारा मेरे जैसे व्यक्ति को ठहराना एक बड़ी असाधारण बात थी। छोटे स्थानों पर स्वशासन के पक्षधरों के प्रति सहानुभूति दिखाने में भारतीय लोग डरते थे। गांधी जी के आने और उनके लक्ष्य की प्राप्ति का समाचार शीघ्र ही मुजफ्फरपुर से होकर चंपारण से फैल गया। चंपारण के बटाईदार पैदल तथा वाहनों से अपने पक्षधर हितैषी नेता से मिलने आने लगे। किसान समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले मुजफ्फरपुर के वकील गांधी जी से मिले। उन्होंने उन्हें उनके किसानों के केसों के बारे में बताया और अपनी फीस के आकार की जानकारी दी, अर्थात बताया कि वे कितनी फीस लेते थे। बटाईदारों से मोटी फीस लेने के कारण गांधी जी ने वकीलों को फटकारा। उन्होंने कहा, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हमें न्यायालयों में जाना बंद कर देना चाहिए। इस प्रकार के मुकदमों को न्यायालयों में ले जाने से कोई भला नहीं होता। जहां किसान इतने कुचले हुए हैं और भयभीत हैं, वहां न्यायालय बेकार है। भय से मुक्त होना ही उनके लिए असली राहत है। चंपारण जिले की ज़्यादातर कृषि योग्य भूमि बड़ी बड़ी जागीरों में बटी थी, जिसके मालिक अंग्रेज थे और जिस पर भारतीय काश्तकार काम करते थे। मुख्य व्यावसायिक फसल नील थी। जागीरदार सभी काश्तकारों को पूरी जमीन के 3/20 भाग या 15% पर इंडिगो बोने के लिए और इंडिगो की पूरी फसल को किराए के रूप में देने के लिए मजबूर करते थे। यह दीर्घकालीन समझौते के अंतर्गत किया जाता था। अब जागीरदारों को पता चला कि जर्मनी ने संश्लेषित इंडिगो विकसित किया जाता था। इस पर उन्होंने 15% की व्यवस्था से मुक्त होने के लिए काश्तकारों से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए समझौता करवा लिया। साझा फसलों का समझौता किसानों के लिए परेशानी भरा था और बहुतों ने स्वेच्छा से हस्ताक्षर कर दिए। जिन्होंने विरोध किया, उन्होंने वकील कर लिए। जागीरदारों ने ठगों को किराए पर रख लिया। इसी दौरान संश्लेषित इंडिगो की सूचना उन अनपढ़ किसानों तक पहुंच गई जिन्होंने हस्ताक्षर कर दिए थे और उन्होंने अपने पैसे वापस मांगने चाहे। ऐसे समय पर गांधी जी चंपारण पहुंचे। उन्होंने तथ्यों को प्राप्त करने की कोशिशों में अपना काम शुरू किया। सबसे पहले वे अंग्रेज जागीरदारों के संगठन के सचिव से मिले। सचिव ने कहा कि वे किसी बाहरी आदमी को कोई जानकारी नहीं दे सकते। गांधी जी ने उत्तर दिया कि वह कोई बाहरी आदमी नहीं थे। फिर गांधी जी तिरहुत डिवीज़न, जिसमें चंपारण जिले पड़ता था, उसके ब्रिटिश अधिकारी कमिश्नर से मिले। गांधी जी बताते हैं, कमिश्नर मुझे डराने धमकाने लगा और मुझे तुरंत तिरहुत छोड़ने की सलाह दी। गांधी जी ने तिरहुत नहीं छोड़ा, बजाय इसके कि वह चंपारण की राजधानी मोतिहारी की ओर चल पड़े। कई वकील उनके साथ चले। रेलवे स्टेशन पर विशाल भीड़ ने गांधी जी का स्वागत किया। वे एक घर पर गए और उसे मुख्यालय की तरह काम में लेते हुए अपनी जांच जारी रखी। एक सूचना आई कि पास के गांव में एक किसान के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। गांधी जी ने जाकर देखने का निश्चय किया। अगली सुबह वे हाथी की पीठ पर बैठकर निकल पड़े। वे ज़्यादा दूर नहीं गए थे कि पुलिस सुपरिंटेंडेंट का संदेश वाहक आ पहुंचा और उन्हें अपने वाहन में नगर लौटने का आदेश दिया। गांधी जी ने आज्ञा का पालन किया।
संदेशवाहक गांधी जी को अपनी गाड़ी में बिठाकर घर लाया, जहां उसने उन्हें तुरंत चंपारण छोड़ने की आधिकारिक सूचना दी। गांधी जी ने रसीद पर हस्ताक्षर किए और इस पर लिखा कि वह आदेश का उल्लंघन करेंगे। परिणाम स्वरूप गांधी जी को अगले दिन न्यायालय में उपस्थित होने का कानूनी आदेश मिल गया। पूरी रात गांधी जी जागते रहे। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को प्रभावशाली मित्रों के साथ बिहार से आने के लिए तार किया। उन्होंने आश्रम के लिए निर्देश भेजे। उन्होंने तार द्वारा पूरी रिपोर्ट वायसराय को भेजी। सुबह मोतिहारी कस्बा किसानों से भर गया। वे नहीं जानते थे कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने क्या किया था। उन्होंने सिर्फ यह सुना था कि कोई महात्मा जो उनकी सहायता करना चाहता है, वह अधिकारियों के साथ उलझ गया था। न्यायालय के इर्द गिर्द हजारों की संख्या में उनका सहज प्रदर्शन अंग्रेजों के भय से उनकी मुक्ति की शुरुआत थी। गांधी जी के सहयोग के बिना अधिकारी असहाय महसूस कर रहे थे। उन्होंने गांधी जी को भीड़ को नियंत्रित करने में उनकी मदद की। वे विनम्र और मिलनसार थे। वे उनको अर्थात अधिकारियों को इस बात का ठोस प्रमाण दे रहे थे कि अब तक डराने वाली और विरोध विहीन उनकी शक्ति को भारतीयों द्वारा चुनौती दी जा सकती थी। सरकार चकरा गई थी। पक्षकार के वकील ने जज से सुनवाई टालने का आग्रह किया। स्पष्ट था, अधिकारीगण अपने उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श करना चाहते थे। गांधी जी ने इस देरी का विरोध किया। उन्होंने अपराध स्वीकार करते हुए एक कथन पढ़ा। उन्होंने न्यायालय में बताया कि वे कर्तव्य के विरोधाभास में फंसे थे। एक तरह कानून तोड़ने वाले के रूप में एक बुरा उदाहरण पेश नहीं करना चाहते। कानूनी अधिकारियों के प्रति आदर के अभाव के कारण नहीं, वरन हमारे अस्तित्व के और भी बड़े कानून आत्मा की आवाज़ का पालन करते हुए उन्होंने उचित दंड की मांग की। मजिस्ट्रेट ने घोषणा की कि वह 2 घंटे के अवकाश के बाद निर्णय सुनाएगा और उन 120 मिनटों के लिए गांधी जी से जमानत देने को कहा। गांधी जी ने मना कर दिया। जज ने उन्हें बिना जमानत के छोड़ दिया। जब अदालत फिर शुरू हुई तो जज ने कहा कि वह कई दिन तक फैसला नहीं सुनाएंगे। इस दौरान उन्होंने गांधी जी को स्वतंत्र रहने की अनुमति दे दी। राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक तथा अन्य कई प्रसिद्ध वकील बिहार से आ चुके थे। उन्होंने गांधी जी से विचार विमर्श किया। गांधी जी ने पूछा कि यदि उन्हें जेल भेजने की सजा सुनाई गई तो वे क्या करेंगे। आश्चर्यचकित कर वरिष्ठ वकील ने उत्तर दिया कि वे उन्हें सलाह देने और सहायता करने आए थे। यदि गांधी जी जेल चले गए तो सलाह लेने के लिए कोई नहीं होगा और वे घर चले जाएंगे। गांधी जी ने पूछा, बटाईदारों के साथ होने वाले अन्याय का क्या होगा। वकील विचार विमर्श करने के लिए पीछे हट गए। राजेंद्र प्रसाद ने उनके विचार विमर्श का परिणाम लिख लिया। उन्होंने आपस में सोचा, गांधी जी एकदम बाहरी व्यक्ति थे, तो भी किसानों के लिए जेल जाने को तैयार थे। दूसरी ओर वे लोग जो न केवल आसपास के जिलों के निवासी थे, वरन जो भी ऐसा दावा भी करते थे कि उन्होंने किसानों की सेवा की थी, यदि वे किसानों को इस तरह छोड़कर चले जाएंगे तो यह शर्मनाक धोखा होगा। तदनुसार ही वे गांधी जी के पास वापस आए और उन्हें बताया कि वे उनके पीछे पीछे जेल जाने को तैयार थे। उन्होंने विस्मय के साथ कहा, चंपारण की लड़ाई जीत ली गई है।
फिर उन्होंने कागज का एक टुकड़ा लिया और वकीलों के समूह को दो दो जोड़ों में विभक्त किया और कागज पर लिखकर क्रम तय कर दिया जिस क्रम में उन्हें गिरफ्तारी देनी थी। कई दिन बाद गांधी जी को यह जानकारी देते हुए मजिस्ट्रेट का संदेश मिला कि राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने केस समाप्त करने का आदेश दे दिया था। आधुनिक भारत में पहली बार सविनय अवज्ञा की जीत हुई थी। गांधी जी और वकीलों ने किसानों की शिकायतों की व्यापक स्तर पर जांच का कार्य प्रारंभ किया। लगभग 10,000 किसानों के बयान लिखे गए और अन्य साक्ष्यों के आधार पर टिप्पणियां लिखी गईं। दस्तावेज जुटाए गए। पूरा क्षेत्र जांचकर्ताओं की गतिविधियों तथा जमींदारों के उग्र प्रतिवाद से कंपित हो गया। जून में गांधी जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट के पास बुलाया गया। जाने से पहले गांधी जी अपने प्रमुख सहयोगियों से मिले और न लौटने की स्थिति में फिर से सविनय अवज्ञा की विस्तृत योजना तैयार की। गांधी जी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से 4 मुलाकातें की। परिणाम स्वरूप उसने लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इंडिगो बटाईदारों की हालत का पता लगाने के लिए एक आधिकारिक आयोग गठित कर दिया। आयोग में जमींदार, सरकारी अधिकारी और किसानों के एकमात्र प्रतिनिधि स्वयं गांधी जी शामिल थे। गांधी जी शुरू में निरंतर 7 माह तक चंपारण में रहे और फिर कई बार थोड़े थोड़े से समय के लिए जाते रहे। एक अनपढ़ किसान की प्रार्थना पर की गई आकस्मिक यात्रा, जिसकी कुछ ही दिन चलने की संभावना थी, ने गांधी जी के जीवन का लगभग 1 साल ले लिया। आधिकारिक जांच ने बड़े जमींदारों के विरुद्ध ढेर सारे ठोस सबूत इकट्ठा कर लिए और जब उन्होंने सरकारी अधिकारियों ने इसे देखा तो वे सिद्धांततः किसानों को पैसा वापस करने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने गांधी जी से पूछा, किंतु हमें कितना चुकाना होगा? उन्होंने सोचा कि गांधी जी पूरा पैसा वापस मांगेंगे जो उन्होंने गैर कानूनी रूप से व धोखे से बटाईदारों से ऐंठा था। उन्होंने सिर्फ 50% मांगा। एक अंग्रेज कमिश्नर आदरणीय J.Z. होडरगा, जिन्होंने चंपारण की पूरी घटना नज़दीक से देखी थी, ने लिखा था, वह गांधी जी जिद्दी हटे प्रतीत हुए। शायद यह सोचकर कि वह गांधी जी नहीं मानेंगे, जमींदारों के प्रतिनिधि ने 25% तक लौटाने का प्रस्ताव किया और उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब गांधी ने उसकी बात पकड़ या मान ली और इस तरह गतिरोध समाप्त कर दिया। इस समझौते को आयोग ने निर्विरोध स्वीकार कर लिया। गांधी जी ने समझाया कि वापसी की रकम इस तथ्य की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण थी जितनी कि जमींदार लोग धन का कुछ हिस्सा देने के लिए मजबूर हो गए और इसके साथ ही अपनी प्रतिष्ठा का कुछ हिस्सा भी देने को मजबूर हो गए। इसलिए जहाँ तक किसानों का सवाल था, जमींदारों ने उनके साथ ऐसे बड़े आदमियों जैसा व्यवहार किया था मानो वे कानून से ऊपर हों। अब किसान ने देख लिया कि उसके पास अधिकार और रक्षक थे। उसने साहस करना सीख लिया। घटनाओं ने गांधी जी की स्थिति को सही सिद्ध किया। कुछ ही वर्षों में अंग्रेज जागीरदारों ने अपनी जागीरें छोड़ दी, जिन्हें किसानों को वापस दे दिया गया। इंडिगो की बटाईदारी समाप्त हो गई। गांधी जी बड़े राजनीतिक तथा आर्थिक समाधानों से कभी भी संतुष्ट नहीं होते थे। उन्होंने चंपारण के गांवों में संस्कृति तथा सामाजिक पिछड़ापन देखा और वह इस बारे में शीघ्र ही कुछ करना चाहते थे। उन्होंने अध्यापकों से अपील की कि 2 युवक महादेव देसाई और नरहरि पारेख, जो अभी अभी गांधी जी के शिष्य बने थे तथा उनकी पत्नियों ने काम के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया, मुंबई, पूना तथा अन्य दूरवर्ती भागों से कई लोग आ गए। गांधी जी का सबसे छोटा पुत्र
देवदास आश्रम से आ गया और श्रीमती गांधी उनकी पत्नी भी आ गईं। 6 गांवों में प्राइमरी स्कूल खोले गए। कस्तूरबा वैयक्तिक स्वच्छता तथा सामुदायिक स्वच्छता पर आश्रम के नियम सिखाती थीं। स्वास्थ्य के हालात दयनीय थे। गांधी जी ने 6 माह स्वेच्छा से सेवा करने के लिए एक डॉक्टर तैयार कर लिया। 3 दवाएं उपलब्ध थीं, अरंडी का तेल, कुनैन और गंधक का मलहम। जिस किसी की जीभ पर मैल जमा होता तो उसे अरंडी का तेल दिया जाता था। मलेरिया बुखार वालों को कुनैन तथा अरंडी का तेल दिया जाता था। फोड़ा फुंसी वाले को गंधक का मलहम और अरंडी का तेल दिया जाता था। गांधी जी ने महिलाओं के कपड़ों की गंदी हालत देखी। उन्होंने कस्तूरबा से उनसे इस विषय में बात करने को कहा। एक औरत कस्तूरबा को अपनी झोपड़ी में ले गई और कहा, देखो यहाँ कपड़ों के लिए कोई अलमारी या संदूक नहीं है। जो साड़ी मैंने पहन रखी है यही एकमात्र साड़ी मेरे पास है। चंपारण में अपने लंबे ठहराव के दौरान गांधी जी अपने आश्रम पर दूर से निगाह रख रहे थे। डाक द्वारा निर्देश भेजते तथा धन का लेखा जोखा मांगते रहते थे। एक बार अपने आश्रम के निवासियों को उन्होंने लिखा कि समय आ गया है कि शौचालयों के पुराने गड्ढे भर दिए जाएं तथा नए गड्ढे खोदे जाएं, अन्यथा पुराने गड्ढों से बदबू आने लगेगी। चंपारण की घटना गांधी जी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। उन्होंने स्पष्ट किया, मैंने बहुत साधारण काम किया था। मैंने घोषणा की कि अंग्रेज मेरे अपने देश में मुझे आदेश नहीं दे सकते, किंतु चंपारण की घटना अवज्ञा के एक कृत्य के तरह शुरू नहीं हुई है। यह बड़ी संख्या में निर्धन किसानों के कष्ट को दूर करने के एक प्रयास से उत्पन्न हुई। यह गांधी जी का अपना विशिष्ट तरीका था। उनकी राजनैतिक विचारधाराएं लाखों लोगों की रोजमर्रा की व्यवहारिक समस्याओं में गुथी हुई थीं। उनकी वफादारी काल्पनिक चीज़ों में नहीं थी, यह वफादारी जीते जागते मनुष्य के प्रति थी। इसके अलावा गांधी जी कुछ करते उसमें वे एक नया स्वतंत्र भारतीय ढालना चाहते थे जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और इस तरह भारत को स्वतंत्र कर सके। चंपारण घटना के शुरू में ही एक अंग्रेज शांति दूत चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज, जो महात्मा के समर्पित अनुयायी बन चुके थे, फिजी टापू पर अपनी सरकारी सेवा पर जाने से पूर्व विदाई लेने आए। गांधी जी के वकील मित्रों ने सोचा कि एंड्रयूज का चंपारण में ठहरना तथा उनकी मदद करना अच्छा होगा। एंड्रयूज रुकना चाहते थे यदि गांधी जी सहमत होते, परंतु गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे। उन्होंने कहा, तुम्हें लगता है कि इस गैर बराबरी की लड़ाई में किसी अंग्रेज का हमारे पक्ष में होना फायदेमंद होगा? इससे आपके हृदय की कमजोरी प्रकट होती है। मुद्दा न्याय संगत है और युद्ध जीतने के लिए आपको अपने ऊपर ही निर्भर होना चाहिए। मिस्टर एंड्रयूज, जो संयोगवश एक अंग्रेज हैं, उनके रूप में आप बैसाखी न धोलें। राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, उन्होंने हमारे मन की बात ठीक ठीक जान ली थी और हमारे पास कोई उत्तर नहीं था। इस तरह गांधी जी ने हमें स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया। स्वावलंबन भारत की स्वाधीनता और बटाईदारों की सहायता से सब एक दूसरे से जुड़े थे।